डॉक्टर, नाउ व्हाट इज दिस 2 week वेट? क्या होता है एक्चुअली ये 2 week का वेट? नो, जब हम आईवीएफ करते हैं, आईवीएफ में वंस वी हैव डन द एम्ब्रियो, वंस वी हैव हमने एम्ब्रियोज को यूट्रस में डाल दिया है, यूट्रस में डालने के बाद जो वो इम्प्लांटेशन होता है, जो एम्ब्रियोज चिपकते हैं वो नेक्स्ट 3-4 डेज में होते हैं। चिपकने के बाद जो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो 10-12 दिन में होता है। तो जो 2 week वेट होता है वो ब्लड टेस्ट का होता है, ये देखने के लिए कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है एम्ब्रियोज का या नहीं हुआ है, जो एम्ब्रियोज हमने यूट्रस में डाले हैं वो चिपके हैं या नहीं। तो आफ्टर ट्रांसफर 2 हफ्ते, दैट इज 14 days लेटर, वी टेस्ट एक ब्लड टेस्ट जिसको हम बीटा एचसीजी का टेस्ट कहते हैं, टू टेस्ट वेदर द एम्ब्रियोज हैव इम्प्लांटेड और नॉट। वो चिपक गए लाइनिंग में, उन्होंने हार्मोन एचसीजी सिक्रीट करना शुरू कर दिया है, नहीं कर दिया, तो वो 2 हफ्ते के बाद ही आईवीएफ के हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो पाए हैं या नहीं हो पाए। सो दिस 2 weeks वेट हम कहते हैं मोस्ट क्रिटिकल होता है पेशेंट के लिए, बिकॉज साइकोलॉजिकली बहुत टायरिंग होता है। पेशेंट को हमेशा ये डर लगता है कि वो कोई दवाई ना छोड़ दे, कोई हम गलती ना कर दें कि उसकी वजह से होल प्रोसेस फेल कर जाए। तो 2 week जो ये वेट होता है साइकोलॉजिकली टायरिंग होता है। दवाइयां बहुत सारी चल रही होती हैं आईवीएफ में, तो उसकी वजह से आपको मतलब यू रिमेम्बर द मेडिसिन, लेने में थक जाते हो आप। सेकेंडली बिकॉज ऑफ द मेडिसिन साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, गेस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है। तो ऑल दीज थिंग्स मेक दिस 2 week वेट, यू कैन से, अ लॉन्ग वेट फॉर द पेशेंट। डॉक्टर, व्हाट हैपेंस टू द बॉडी ड्यूरिंग दिस 2 week वेट? बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है ड्यूरिंग दिस वेट पीरियड? इफ यू से, जो बॉडी में हमारा फर्स्टली जो हम हॉर्मोन्स दे रहे होते हैं पेशेंट को आईवीएफ के बाद, तो इन हॉर्मोन्स की वजह से वी ट्राई एंड डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द यूट्रस, तो उसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी कम हो जाती है। तो कई पेशेंट्स को गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह काफी फील होते हैं। सेकेंडली ये हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी के ही हॉर्मोन्स होते हैं, तो जैसे प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में सिम्टम्स मिमिक होते हैं कि आपका मूड लो रह सकता है, आपको यू कैन से कई बार यू माइट फील अ बिट टायर्ड द होल डे, वो इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा मूड चेंजेस, एंजाइटी, ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके लिए स्किन चेंजेस भी जैसे कई पेशेंट्स को आ सकते हैं। सो ऑल दीज जो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो मिमिक हो सकते हैं। गैस्ट्रिक सिम्टम्स आ सकते हैं जब हमारा ये 2 हफ्ते का वेट हो रहा होता है। Doctor, now this is about symptoms. Now, what medications need to be taken during this period of time? क्या medications जो होते हैं लेने पड़ते हैं during this 2 week wait period? बेटा, जो मोटे मोटे तौर पर अगर हम लेमन टर्म्स में कहें तो वी आर टेकिंग हॉर्मोन्स, हम ईस्ट्रोजन की दवाइयां ले रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन की दवाइयां ले रहे होते हैं, ये हेल्प करते हैं इम्प्लांटेशन होने की एम्ब्रियो की। हम कुछ इंजेक्शंस भी ले रहे होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं एम्ब्रियोज को इम्प्लांट करने के लिए। इसके अलावा हम नॉर्मल फोलिक एसिड लेते हैं, जिससे ये रहता है कि अगर हमारे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना आए, वो हम लेते हैं। तो जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, एवरी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन विच दे प्रिस्क्राइब, तो जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करी जाती है वो आपको रिलीजियसली लेनी पड़ती है। आईवीएफ में कहते हैं जो पेशेंट कर सकता है मेनली, वो अपनी मेडिसिन स्किप ना करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। सेकेंडली कमिंग टू, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें मेडिसिन ले रहे होते हैं, कई बार हमें हेडेक हो जाता है, कभी हमें गैस्ट्राइटिस हो रहा होता है, तो पेशेंट्स को डर होता है कि इन मेडिसिन की वजह से कहीं हमारी प्रेगनेंसी में इश्यूज नहीं आ जाए। सो वी से कि जैसे नॉर्मल पैरासिटामोल जो क्रोसिन होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, अगर आपको हेडेक होता है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो नॉर्मल आपके डॉक्टर्स यूजुअली उसके कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं लेग्जेटिव्स जो सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली मेडिसिन आपको अवॉइड करनी चाहिए एक्सेप्ट जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है। Doctor, how much rest is required immediately post transfer before one leaves the hospital? कितना This rest time this required is a होता है? very burning topic, and this is something we strongly recommend for the patient to follow. No rest, कोई रेस्ट की जरूरत नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिथ है कि रेस्ट करने से हमारी प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाती है। जो आपकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है आप वो प्लीज फॉलो करते रहिए। अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपके यूट्रस का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उस वजह से प्रेगनेंसी रेट शायद बढ़ जाए। कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो नॉर्मल अपनी रूटीन एक्टिविटी करते रहिए, कोई रेस्ट की आईवीएफ के बाद जरूरत नहीं होती है। रेस्ट करने से हम नुकसान ही कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं करते हैं। तो प्लीज कंटिन्यू योर नॉर्मल रूटीन लाइफ, देयर इज नो नीड फॉर रेस्ट एट ऑल। Okay, doctor, now it's like, does one need to take many injections even after the post transfer? Post transfer के बाद भी क्या बहुत सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं? यस, तो कुछ इंजेक्शंस होते हैं,
कुछ इंजेक्शन होते हैं जो मोस्ट कॉमनली इंजेक्शन होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन होते हैं, ये ऑयल बेस्ड होते हैं, पेनफुल होते हैं इंजेक्शन, बट हमने देखा है कि अगर ये प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन हम लेते हैं तो इम्प्लांटेशन रेट्स बेटर रहती हैं, प्रेगनेंसी रेट्स बेटर रहती हैं, आपके ब्लड लेवल्स जो होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के बेटर रहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन आप कहते हैं एक फर्टिलाइजर है, एक इम्प्लांटेशन को हेल्प करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अगर ये नहीं रहेगा तो एम्ब्रियो इवन इफ अच्छा है इम्प्लांट करके ग्रो ऑन नहीं कर पाएगा। तो इसके एक पर्टिकुलर लेवल्स आपकी बॉडी में मेंटेन रहने चाहिए फॉर अ प्रेगनेंसी टू हैपन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा ट्रांसफर हुआ है, फ्रेश हुआ है, फ्रोजन हुआ है, ये इंजेक्शन आपको शायद हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी लग सकते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स में उनके ब्लड में इश्यूज होते हैं, उनके ब्लड में एंटीबॉडीज होती है जो एम्ब्रियोज को इम्प्लांट नहीं करने देती। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एक हेपरिन के इंजेक्शन होते हैं जो ब्लड थिनर्स होते हैं, वो भी इम्प्लांटेशन की हेल्प करने के लिए कुछ पेशेंट्स में दिए जाते हैं। 90% पेशेंट्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन हो सकते हैं। 5 to 6% पेशेंट्स में अगर हमें लगता है कि इम्प्लांटेशन की नीड मतलब बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है तो ये हेपरिन के इंजेक्शन भी शायद यूज करे जा सकते हैं। तो मेनली मोटे मोटे तौर पर ये 2 इंजेक्शन होते हैं जो पोस्ट ट्रांसफर दिए जा सकते हैं पेशेंट को। डॉक्टर, इज क्रैम्पिंग आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर नॉर्मल? जो क्रैम्पिंग्स होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या वो नॉर्मल होते हैं? क्रैम्पिंग्स यूजुअली आपको हो सकते हैं, बट यूजुअली एज आई हैव टोल्ड यू, जब हम आपको प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस दे रहे हैं उसका मेन गोल ये होता है कि आपका यूट्रस रिलैक्स्ड रहे, वो इम्प्लांटेशन रहे, उसमें कोई क्रैम्पिंग, कोई मोटिलिटी या कॉन्ट्रैक्शंस ना हो। क्रैम्पिंग्स होती है पेशेंट्स को यूजुअली बाद में होती है, 10th डे 11th डे जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तब क्रैम्पिंग्स होना शुरू होती है, बट यूजुअली जस्ट आफ्टर ट्रांसफर यूजुअली क्रैम्पिंग्स नहीं देखी जाती है बिकॉज उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स काफी हाई होते हैं। बट इम्प्लांटेशन होने के बाद जब आपका यूट्रस बड़ा होने लगता है तो मे बी क्रैम्पिंग्स होती है, बट यूजुअली ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ ट्रांसफर वी कीप द यूट्रस रिलैक्स्ड, तो उस टाइम इतनी क्रैम्पिंग्स नहीं देखी जाती। डॉक्टर, व्हाट अबाउट द स्पॉटिंग और डार्क डिस्चार्ज जो होते हैं, उनके बारे में आप क्या स्पॉटलाइट डालना चाहोगे? इफ यू हैव स्पॉटिंग और यू हैव डार्क डिस्चार्ज पोस्ट ट्रांसफर एंड आपके 2 वीक्स नहीं हुए, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर अबाउट इट। बिकॉज अगर आपकी स्पॉटिंग एंड ऐसा डिस्चार्ज है तो डॉक्टर माइट नीड टू एग्जामिन यू एंड वो कई हार्मोन्स के आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स अगर कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। दे माइट नीड टू चेंज द ड्रग्स, इंक्रीज और डिक्रीज द ड्रग्स। तो स्पॉटिंग एंड डार्क डिस्चार्ज अगर ट्रांसफर के बाद होता है तो वी नीड टू सी व्हाट्स हैपनिंग। अगर फ्रेश ब्लीडिंग नहीं है तो होपफुली ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। अगर ब्राउनिश डिस्चार्ज है तब भी इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका फ्रेश ब्लीड आ रहा है पोस्ट डिस्चार्ज देन यस डॉक्टर नीड्स टू इन्वेस्टिगेट यू मोर देयर। Doctor, what are the do's and don'ts one should take care of the post embryo transfer? क्या do's and don'ts हैं जिसको हमें take care करना चाहिए after the embryo transfer, you know? So do's and don'ts embryo transfer के ज्यादा नहीं है। The most important thing for you to is like you need to understand you have gone through the whole process. You have gone through the whole process जो भी required था आपकी तरफ से, आपने injections लगा लिए, एक पिकअप कर लिए, embryo transfer हो गया. So we have crossed all the stages, we have crossed all the milestones there. अब final जो हमारे लिए important है, जो हमें करना है बस कि we have to take care of our health by taking all the medications religiously as the way the doctor has prescribed to you. Secondly, वी डोंट वांट यू टू गेट इल ड्यूरिंग द, मतलब आपका ट्रांसफर हुआ है उसके बाद अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे पास ज्यादा दवाइयां नहीं होती देने के लिए। सो वी से अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, अवॉइड बाहर का खाना। सिंपली अगर आपको फूड पॉइजनिंग, डायरिया हो जाएगा तो हमारे पास ज्यादा दवाइयां नहीं होती है। नॉर्मल अपना रूटीन एक्टिविटी करिए, नॉर्मल मेंटेन करिए अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, बट देयर इज नो कि सीढ़ी नहीं चढ़ना, स्टेयर्स नहीं जाना या फिर ऑफिस नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं, बट एनीथिंग व्हिच टायर्स यू, एनीथिंग व्हिच स्ट्रेन्स यू मोर देन नॉर्मल, अवॉइड इट। यूजुअली हम कहते हैं कि जैसे जिस दिन ट्रांसफर करा उस दिन और अगले दिन अगर आप हॉट बाथ्स या वो सब ना करें तो बेटर है। उसके बाद नॉर्मल रूटीन अपनी बेदिंग एक्टिविटी, इफ यू आर डूइंग योगा और अपना जाते हैं वॉक पे, जरूर जा सकते हैं आप। मेडिसिन का ध्यान रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, यू हैव डन द बेस्ट एंड ओनली आफ्टर 14 days यू विल नो मोर व्हाट हैज हैपेंड देयर। अगर आपको कभी हेडेक या फीवर वगैरह होता है तो क्रोसिन ले सकते हैं, कभी जुकाम होता है तो सिट्रिजिन ले सकते हैं। फॉर बेसिक नॉर्मल डाइजीन, पुदीना, these all things are fine, but any other medication which has not been prescribed to your doctor, ask them before taking those medications because there are many drugs which can harm the unborn fetus. Doctor, what are the 5 tips for IVF patients that you would like to give who must be experiencing a 2-week wait out there? Yeah. So I'll just congratulate you that you've gone through this process there, and best of luck. You will be able to get through it. The most important tip for you is to remain stress-free, continue your daily life,
Secondly, continue your medications. Do not ever skip them. Take healthy diet. Avoid crowded places. Avoid outside food, because if you're food poisoning, we cannot prescribe you many medications there. That's it. That's what you can do right now. And just, it's like only time will tell us. There's no other way in which you can know whether we have succeeded or not.